हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं कि इसके प्रश्न ना हर जगह पूछ दिए जाते हैं, किसी भी लेवल ऑफ एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो अब इसमें ज़्यादा लंबा समय भी नहीं व्यर्थ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया ये जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं इसके पैरेलल में ही कुछ कुछ चैप्टर हम लोग, क्योंकि अभी क्या है, आप लोग के बैचेस में नंबर ऑफ वीडियोस भी कम दिख रहे होंगे, तो मेरे द्वारा ही पढ़ाए हुए कुछ चैप्टर, ज़्यादा नहीं, एक आध दो ही चैप्टर, वो मैं आप लोग को रिकॉर्ड भी करा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप लोग उससे पढ़ते रहिए। बेसिक है, मतलब नंबर सिस्टम और ये सारे सेक्शन वाले बेसिक चैप्टर रहेंगे, तो वो भी आप लोग का अपलोड रहेगा। और फिर वहाँ से आप लोग भी उसको टैली कर लीजिएगा। एकदम से ऐसा भी विरोध मत करने जाना कि सर लाइव में पढ़ना है। आपकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैं लाइव में ही पढ़ाऊँगा, उसके लिए मैं बिल्कुल भी कटिबद्ध हूँ, और आप उसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा। ठीक है, वीडियोस रेगुलर लाइव जा रही हैं, तो कुछ चैप्टर्स जैसे एक दो बैचेस में मैंने कल अपलोड करा दिए हैं, ताकि उससे क्या रहे कि आपकी फ्रिक्वेंसी बने रहे। और बाकी जितनी चीज़ें हैं सब कुछ लाइव में ही चलेगा। ठीक है, तो उससे आप ही का फ़ायदा है और कुछ नहीं। इस टाइम में हो क्या जाता है ना, क्लैश हो जाता है। आज बायो वाली मैम नहीं आई है करके मैं आज क्लास ले पा रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल के ऊपर हमने समरूपता का सिद्धांत भी पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल के अंदर कुछ स्पेशल सेंटर्स आते हैं। जैसे आप केंद्रक बोलोगे, लंब केंद्र बोलोगे, अंतः केंद्र बोलोगे, बाह्य केंद्र बोलोगे, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है। और मैं हकीकत बताऊं, बढ़िया बढ़िया लोग नहीं बना पाते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा वो कंसेप्शन वाला रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको जान लेना। थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, मुंडन कैसे होगा? अरे भाई छोड़ो, उससे क्या ही लेना देना है। हाँ जी, आइएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिए। तो अब हम लोग आ रहे हैं सर त्रिभुजों के केंद्र। हेडिंग डाल लीजिएगा, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र और उन केंद्रों की कुछ कुछ विशेषताओं को भी हम लोग को जानना है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और मैं साथ में इसके ऊपर ना एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल समझ जाओ कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो केंद्र जिसे हम लेने जा रहे हैं, उसे हम नाम देंगे सर त्रिभुज की माध्यिका। पहला है सर त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका, जिसे हम मीडियन का नाम देते हैं, मीडियन। चलिए, मीडियन क्या होता है तो आराम से समझिएगा। ठीक है, जब देखो किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष होता है, उसके सम्मुख भुजा पे अगर कोई भी एक रेखा खींच दी जाए, ठीक है, और वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हो। जैसे मान लो ये मेरा एक विषम बाहु त्रिभुज है, साफ दिख रहा है, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल तो है नहीं। क्या कह रहा है सर, त्रिभुज के शीर्ष से इस साइड का मध्य बिंदु ये रहा। मान लो ये ए बी सी नाम का कोई एक मेरा त्रिभुज है, ठीक। तो ये साइड का मध्य बिंदु ये, इस साइड का मध्य बिंदु ये है, और इस साइड का मध्य बिंदु ये है। तो कहना ये चाहता है कि सर किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है सर? माध्यिका कहलाती है। बात तो सबको समझ में आ रही है? यही हो गया ये माध्यिका। तो यहां पर ये जब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस सेंटर को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? उसका मीडियन कहते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या होती है? ठीक है, ध्यान समझना। त्रिभुज का केंद्र और माध्यिका को पहले आराम से समझा रहा हूं। पहले माध्यिका मीडियन को समझो कि भैया किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसकी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। मिलाने वाली रेखा वाली रेखा, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं।
इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अलाइन जॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू अ वर्टाइसेस इज नोन एज मीडियन। तो मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। तो आप यहाँ पर साफ साफ समझ पा रहे हो कि ए डी, ठीक है, बी ई और सी एफ ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। अब एक पॉइंट नोट करके याद रखना, नोट करके याद रखना, वो है सर सेंटर, त्रिभुज का केंद्र, ठीक है, त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज का जो केंद्र होता है ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, हमेशा याद रखना, त्रिभुज का केंद्र बिल्कुल बीच वाली बिंदु नहीं होती है। जिसे आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल का नाम दोगे वो बिल्कुल मिड में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मिड में आता है सर्कल में, मिड में आ सकता है आपके आयत में, वर्ग में। त्रिभुज में बिल्कुल मिड में नहीं आता है। त्रिभुज का जो सेंटर होता है वो हमेशा याद रखना, वो होता क्या है, तो भैया इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये क्या है सर, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। फिर से एक बार मैं सारी बातें समझा दूंगा, आराम से समझ के चलिएगा। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु या कटान बिंदु, तो जब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेप्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार पूरी बात समझिए। माध्यिका, इसका अर्थ क्या हुआ, मीडियन का अर्थ क्या हुआ। मीडियन एक लाइन होती है जो क्या करती है, किसी एक शीर्ष से खींची हुई रेखा सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को अगर मिला रही है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उसका मीडियन नाम देते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा एक ऐसा त्रिभुज रहता, समबाहु टाइप का त्रिभुज रहता है ना, तो भैया मीडियन क्या होती, तो सर ये लाइन, ठीक, ये लाइन बिल्कुल बीच बीच वाले पॉइंट पे पहुंच रहा हूं मैं। ये ए बी सी नाम का मेरा एक ट्रायंगल था, डी ई और ये वाला एफ पॉइंट, ये तीनों ही ए डी बी ई सी एफ ये क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। क्या कहलाएगी सर, मीडियन कहलाएगी। अब वर्षा जी, जब तक अभी नोटिफाई नहीं हो जाता हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक सब लोग पढ़ते रहिए। मैंने तो डे 1 से बोला था, आप लोग झूठे कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा भी था कि भैया अभी सारे बैचेस में मेरी वीडियोस जाती जाएंगी, सारे बैचेस में जा रही हैं, आप सब लोग देख भी पा रहे हो, है ना। तो मेरा बस यही प्रयास यही है कि भैया जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक हम पढ़ाई करते हैं, बाकी जैसा भी होगा उस हिसाब से हम पाठ्यक्रम के अनुसार से खुद को व्यवस्थित कर लेंगे, है ना। पर मसला ये है कि आप लोग को मेहनत करने में कमी नहीं रखनी है। ओके, चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब मध्य प्रदेश में है, आप हमेशा याद रख लीजिए कि लास्ट मोमेंट में उन लोग सरप्राइज कर देंगे। पिछले साल का मध्य प्रदेश का आपने पेपर देखा होगा, पात्रता परीक्षा में सिलेबस अलग रखे, चयन परीक्षा में उन्होंने क्या किया, एग्जाम से 2 महीने पहले उन्होंने वो दिया, क्या बोलते हैं, सिलेबस में चेंज कर दिया। और क्या किया, तो सर मैथ्स में जो बच्चा मिडिल स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो भाई वो तो 9th-10th का मैथ्स पढ़ रहा होगा, पर उन्होंने 11th-12th का मैथ्स डाला कुछ टॉपिक, और फिजिक्स केमिस्ट्री टोटली 11th-12th डाल दिया। अब बताओ, मैथ्स वाले में उन्होंने साइंस घुसा दिया, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री, और वो भी 11th-12th के टॉपिक। तो आधे बच्चे सरेंडर हो जाते हैं ना जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो इसलिए अपने को अभी ऐसा है, ये सरकारों से यही चीज़ का विरोध भी रहता है कि भाई आप नेशनल पैटर्न टाइप का केवीएस एनवीएस जैसा एग्जाम क्यों नहीं ले पाते हो। उनका 2 साल पहले भी जो रहेगा आज भी वही रहेगा, बच्चे एकदम पता है कि भैया किस दिशा में जाके हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नियम ही इनका बार बार बदलते रहता है, बदलना है तो समय से पहले ना बता दो। चलो, मीडियन के बारे में हमने समझा। मीडियन क्या है, तो भैया किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मीडियन। इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इट्स अ लाइन ज्वाइनिंग मिडिल पॉइंट ऑफ अ साइड टू द वर्टाइसेस इज नोन एज करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस इज नोन एज द मीडियन, ठीक है। अब त्रिभुज का केंद्र सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, सेंटर लिखा गया था गलती से, दिस इज सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। और याद रखना ये किस रेशियो में बांटता है, तो हमेशा याद रखना 2:1 में बांटता है। हमेशा इस पे सवाल आया है, ये सवाल तो भैया IIT JEE में पूछ चुका है, JEE में पूछ चुका है, मेंस में आ चुका है ये सवाल ऑलरेडी, ठीक है।
कि भैया त्रिभुज का जो केंद्र होता है, जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, वो हमेशा किस रेशियो में टूटा करता है? तो ऊपर वाला 2 अनुपात में रहेगा। मतलब अगर मान के चलो ये टोटल 3 मीटर की ऊंचाई है, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु या केंद्र, ट्रायंगल का सेंटर कहाँ मिलेगा? तो सर ट्रायंगल का सेंटर ऊपर से 2 मीटर पे, नीचे से 1 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया? माध्यिका समझ में आया और त्रिभुज का केंद्र समझ में आया। ये 2 पॉइंट क्लियर है। और इस फैक्ट को याद रखना कि वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या हमेशा इक्वली डिस्टेंस पे है? नहीं सर, 2:1 का रेशियो चल रहा है। चलो, इसके अलावा और भी कुछ कुछ केंद्र होते हैं, उन लोग को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले समझते हैं सर लंब क्या होता है। लंब, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, और इसी लंब से हमारा लंब केंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर। तो पहले तो एल्टीट्यूड बनाओ। एल्टीट्यूड क्या होता है? ठीक है, तो लंब का अर्थ क्या है, बात एक बार में समझिएगा। मान के चलिए सर ये एक मेरा ट्रायंगल है, तो किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब जो 90 डिग्री पे आके गिर जाए, इसी को हम उसका क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। तो बस इसका परिभाषा एक लाइन में बन गया कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो मीडियन अलग चीज है। मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर हो जरूरी है क्या? जैसे अब ये परपेंडिकुलर है, नहीं जरूरी है ना जी। परपेंडिकुलर रहता तो ऐसा सीधा आया रहता, पर ये तो टेढ़वा आके लग गया। क्यों? क्योंकि हमको मिड सेंटर पे इसको ज्वाइंट कराना था। तो जब मिड सेंटर पे किसी वर्टाइसेस से लाइन आके मिले तो वो मीडियन, नाम ही है सर मीडियन। मीडियन मतलब मध्य स्थिति, माध्यिका मतलब मध्य स्थिति, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। और लंब, लंब का मतलब ही क्या होता है सर? सामने वाले लाइन पे वो लंबवत आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक, बात खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ हम लोग सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। ये हो गया हम लोग 2 चीजों को हम लोग को जाना था, मीडियन के बारे में और एक एल्टीट्यूड मतलब लंब के बारे में। देखिए रोशनी जी, सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग वीडियो धीरे धीरे मतलब वो लाइव हो के रिकॉर्ड हो जाता है। न्यू बैच जब बनती है ना तो लाइव हम लोग कराते हैं। आप कुछ सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड आप धीरे धीरे डाल देंगे, बट उसमें क्या होता है जब रिकॉर्डेड आप डालवाओगे ना तो फिर आप ही लोग झगड़ा करोगे कि सर हम लोग तो लाइव देख के आए थे, ऐसा वैसा। तो इसलिए हम लोग ना झेल चुके हैं और हमको पता है हम सब कुछ फिर से लाइव में पढ़ा देते हैं नए बैचेस में। तो आपको थोड़ा सब्र बस करना है, कुछ दिन का, अपने आप डाटा बढ़ते चले जाएगा, है ना। चलो, और बाकी जैसे कुछ एग्जाम है जिनका जल्दी भी एग्जाम है, उन बच्चों के लिए हम अरेंज कर देंगे, परेशान मत होना। ठीक है, एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग हम लोग कई बार अपने आप को अरेंज कर ही लेते हैं, अब तक कि आपका नुकसान ना हो। अभी देखिए, अब कुछ सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? सरकम सेंटर। भाई परिकेंद्र होता क्या है? तो त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। ठीक है, त्रिभुज के लंब, लंब तो भाई एक से ज्यादा लंब हो सकते हैं ना। ये जैसे एक लंब हो गया, ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या कहलाता है? एक लाइन में बस हम समझ गए, वो त्रिभुज का सेंटर, सरकम सेंटर, परिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। एक एक लाइन में लिखवा दे रहा हूं, इंग्लिश वाले लिखेंगे भाई। ठीक है, इट इज द इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि जो परिकेंद्र रहेगा, परिकेंद्र से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्ष से हमेशा क्या रहेगा? बराबर दूरी पे रहेगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास सब के सब यहाँ यहाँ जाके लंब हो रहे हैं। ठीक, ये भी लंब है, तो ये जो डिस्टेंस ये बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो परिकेंद्र सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये जो बिंदु रहेगी
सभी शीर्षों से समान दूरी पर। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इक्वली डिस्टेंस, लोकेटेड एट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस, लोकेटेड एट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस। ये सवाल पूछ सकता है कि भैया त्रिभुज में वह कौन सा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर उपस्थित हो, तो उससे हम उसका नाम देंगे सर सरकम सेंटर परिकेंद्र। इज इट क्लियर एवरीवन? सेम उसी तर्ज पे, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि त्रिभुज का वह कौन सा केंद्र है जो 2:1 के अनुपात में आ जाए, तो सर उसे हम उसका केंद्रक कहेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। नेक्स्ट आता है सर, जैसे हम उसका अंतः कोण बोलेंगे, यह अंतः केंद्र, अंतः केंद्र जिसे आप इन सेंटर के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे? इन सेंटर, ठीक। इन सेंटर की क्या खास बात है? तो सर याद रखिएगा, त्रिभुज के जो 3 कोण है, एक त्रिभुज में कितने कोण है सर? ये देखिए, ये एक मेरा त्रिभुज है, टोटल कितने एंगल्स आते हैं सर? साफ दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 कोण है। तो भैया त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः कोण बोलेंगे। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे सर? कोणार्धकों के कटान बिंदु। त्रिभुज के कोण अर्धक मतलब जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक, कोण अर्धक का मतलब अभी सिखा दूंगा, कोण अर्धकों का कटान बिंदु। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों का कटान बिंदु। एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धकों का कटान बिंदु, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा ना, मतलब मान के चलो कैसा सर, कि अगर ये 60 डिग्री है तो भैया 60 डिग्री को आप बीचों बीच निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा सर? 30 डिग्री। उस पर परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है, ठीक। ऐसे ही मान के चलो सर, ये हो सकता है 40 डिग्री हो, तो बीचों बीच से निकला 20 डिग्री। बाइसेक्टर हो रहा है ना, मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर हो रहा है ना, ये एंगल्स बराबर आ रहे हैं। तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे? इन सेंटर, सॉरी ये कटान बिंदु ये रहा, यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। अब ध्यान समझिएगा, इन सेंटर जो रहता है ना, ठीक है, ये हर साइड से इक्वली डिस्टेंस पे रहता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से उठा हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर रहता है। इसके बारे में मैं एक लाइन बस और लिखा देता हूं कि जो भी अंतः केंद्र होता है ना, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे भाई, याद रख लो, भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ठीक। इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इन सेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। लिख लीजिएगा सर, ये सभी शीर्षों से समान दूरी पर था, इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस था। ध्यान समझिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है सर? ये शीर्षों के ऊपर बात कर रहा था और ये बात कर रहा है किसके ऊपर? भुजाओं के ऊपर। दोनों में ये बेसिक सा फर्क है, ठीक है। जो परिकेंद्र था, जो आपका सरकम सेंटर था, वो सभी शीर्षों से समान दूरी पर उपस्थित होता था, और जो इन सेंटर है, ये त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर उपस्थित रहता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां तक की बातें मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक और आता है जिससे आप बाह्य सेंटर, बाह्य सेंटर के नाम से जानोगे, या बहिर्केंद्र बोलते हो या बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र में क्या होगा? तो सर जो त्रिभुज होता है ना, उसके लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, जो आपका बाइसेक्टर्स आते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, लंब समद्विभाजक। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, तब समझ पाओगे। लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, देखो माध्यिका के केस में क्या था? माध्यिका के केस में क्या था? तो भैया माध्यिका में
जब आप सॉरी माध्यिका जो थी, जब आप ये ले रहे थे सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब बना रहे थे, तो ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु आया था। माध्यिकाएं क्या थी? तो सर मिडिल पॉइंट को बाइसेक्ट करती थी, मतलब ये बीसी को क्या करता है, ये वाली जो रेखा आ रही है ना एडी, उसको बाइसेक्ट कर रही है, बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस में बांट रही है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना जी। तो इधर अगर 2 मीटर था तो इधर 1 और इधर 1 हो जाएगा, ये 3 मीटर तो इधर 1.5 और इधर 1.5। तो माध्यिका क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, सामने वाली भुजा को बीचों बीच काटती है। समझ में आया? ये है सेंटर बनाती है, ये ट्रायंगल का सेंटर बनाती है। बट जब आप लोग एल्टीट्यूड की बात किए, एल्टीट्यूड क्या करता था? बाइसेक्ट नहीं करता था, परपेंडिकुलर रहता था सामने वाली साइड की। अब दोनों की प्रॉपर्टी को जोड़ दो, मतलब सर परपेंडिकुलर भी रहना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, समद्विभाजक भी करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब समद्विभाजक। मतलब जो सामने वाली भुजा पे लंब भी आ जाए और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट भी दे। तो जब लंब समद्विभाजक होते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से जानते हो, उनके कटान बिंदु से हमारा क्या तैयार होता है? बाह्य केंद्र तैयार होता है। उनके कटान बिंदु से क्या तैयार होता है सर? बाह्य केंद्र तैयार होता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? चलिए अब छोटा छोटा मैं न्यूमेरिकल्स आप लोग के सामने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में रख रहा हूं, देखिएगा, जल्दी जल्दी बनाइएगा कि कितना थ्योरी आपने कवर किया है। चलिए यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है? ये अपने आप में एक पॉइंट बन गया कि भैया जो ऑर्थो सेंटर होता है ना किसी समकोण त्रिभुज का, वो कहाँ बनता है, ये सवाल बना दिया गया है। ऑर्थो सेंटर किसी समकोण त्रिभुज का कहाँ बनता है? तो हम किससे याद रखना सर? ऑर्थो सेंटर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा कहाँ बनेगा? तो सर ऑर्थो सेंटर जहां पे परपेंडिकुलर, ऑर्थो का मतलब ही होता है लंब केंद्र, मतलब दिस इज ऑर्थो सेंटर। ठीक, ऑर्थो सेंटर। तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो, तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? इस भुजा को आप लोग क्या नाम देते हो? इसी को तो आप समकोण भुजा बोलते हो ना। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो बात खत्म समकोण बिंदु पर। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो समकोण त्रिभुज में। नोट करके इस पॉइंट को लिख भी लो, नोट करके इस पॉइंट को लिख लो। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो कहाँ होता है? तो लिख लीजिए समकोण बिंदु पर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज लोकेटेड एट राइट एंगल पॉइंट। ठीक है, बस समकोण बिंदु पर होता है। अगला क्वेश्चन, न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होता है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, देखो लंब केंद्र से रिलेटेड कुछ कुछ मैं बातें बता दूं, ठीक है, नोट करके ये पॉइंट आप जान लो। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, ठीक, लंब केंद्र में अलग अलग बिंदुओं के लिए हम लोग को थोड़ा सा बात करना है। अगर मैं बात कर रहा हूं दिस इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। अगर बात करूंगा सर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, और अधिक कोण त्रिभुज में, तीनों में यही तो फर्क है। समकोण मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाए, अधिक कोण मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, न्यून कोण त्रिभुज मतलब एंगल 90 डिग्री से कम हो जाए। तो भैया ऑर्थो सेंटर जो इनके रहते हैं ना, ये कहाँ पर होता है? समकोण बिंदु पर। यहां पर कहाँ रहेगा? समकोण बिंदु पर आपका क्या आएगा? ऑर्थो सेंटर लोकेट रहेगा। वहीं पर अगर आप लोग एक न्यून कोण ले रहे हो, तो न्यून कोण के केस में क्या होता है? जो लंब केंद्र आया करता है, जो ऑर्थो सेंटर आया होता है, वो त्रिभुज के अंदर आएगा, त्रिभुज के अंदर स्थित रहता है। और वहीं पर जो अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, तो ये त्रिभुज के बाहर उसका ऑर्थो सेंटर एग्जिस्ट करेगा, त्रिभुज के बाहर। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। चलिए सवाल आया था आप लोग के सामने, जल्दी से बता दीजिए। समकोण त्रिभुज के लिए ऑर्थो सेंटर कहाँ मिला था? तो सर समकोण पर। और न्यून कोण त्रिभुज के लिए कहाँ मिलेगा? तो सर त्रिभुज के अंदर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये सब। पूछा गया है उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर एक त्रिभुज के 3 माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से जवाब दे दीजिए, सब लोग आंसर रिप्लाई कीजिए। सारे पॉइंट्स आप लोग को अब पता होना चाहिए। सर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, माध्यिकाएं मतलब त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, उसे हम त्रिभुज की माध्यिका बोलते हैं। ये कहाँ मिलती हैं? उस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? तो सर केंद्रक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर?
केंद्रक नाम देते हैं। क्लियर हो गया सब लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया। त्रिभुज के समतल में जो बिंदु त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर है। सर त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर है। बोल रहा है इन अ प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल द पॉइंट विच इज इक्वली डिस्टेंस लोकेटेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। इक्वली डिस्टेंस लोकेटेड फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, उस पॉइंट को आप किस नाम से जानते हो? तो सर उस पॉइंट को अभी अभी हमने पढ़ा था, अंतः केंद्र। अरे भाई मैं बताया ना, अंतः केंद्र के ही बारे में तो मैंने लिखवाया था कि सर ये भुजाओं से समान दूरी पर होती है। अब परिकेंद्र क्या रहता है? शीर्षों से समान दूरी पर होती है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, एकदम ध्यान में रखना है तो काम बनेगा। अभी देखो गड़बड़ कर दिए ना तुम लोग, बहुत लोग सही बताए, बहुत लोग गड़बड़ भी कर दिए। इसलिए मैं बोला ना कि ये चीज ऐसी है ना कि बढ़िया बढ़िया लोग एग्जाम में गलती करते हैं कंफ्यूज होके। है बड़ा आसान बट होता है दिक्कत। सवाल पढ़ते समय ध्यान नहीं दिए कि ससुरा शीर्ष पूछा गया है कि भुजा पूछी गई है। अब बताओ सर शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला हुआ लंब। तो भैया शीर्ष से डाला हुआ लंब ये 90 डिग्री पे आ रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं जी? बता दीजिए तो। शीर्ष से डाला हुआ लंब किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक, आंतरिक केंद्र, लंब केंद्र या फिर परिकेंद्र? तो भैया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बोला गया है तो लंब से ऑर्थो सेंटर याद रखना, लंब केंद्र नहीं। अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना, परिकेंद्र अपन लिखवा दिए थे ना, उसको लंब केंद्र कर दो। अच्छा शीर्ष से इसकी जगह पे आप लंब, परिकेंद्र थोड़ा देखना पड़ जाएगा नहीं। शीर्ष लंब है ना, आई थिंक ये लंब केंद्र ही होगा। एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, ओके? थोड़ी देर में ही देख लेते हैं या नेक्स्ट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लो। एक त्रिभुज में ऐसे शीर्ष लंब बोला है, कहाँ है क्वेश्चन? हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। फिर ये अगर ऑर्थो सेंटर होगा तो ऑर्थो सेंटर फिर सारे साइड से वर्टाइसेस से, वर्टाइसेस से इक्वली लोकेट होगा, फिर परिकेंद्र कहलाता है। हिंदी में थोड़ा सा हो ही आ रहा है दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बता दूंगा उसको। चलिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा उसमें हिंदी के नाम से। एक त्रिभुज में यदि तीन शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? भैया अगर तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा लिटिल बिट है, कोई उसके लिए एकदम जजमेंटल में मत हो जाना भाई, तुम लोग जज जल्दी करने लग जाते हो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र तथा केंद्रक समान हो तो त्रिभुज कैसा होगा? सर इस बार आप लोगों को क्या बोल दिया है? ऑर्थो सेंटर और सेंटर दोनों इक्वली हैं। ऑर्थो सेंटर और सेंटर हमारे क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो भैया एक बात समझ लीजिए कि ऑर्थो सेंटर, सेंटर, इनर सेंटर अगर ये सब एक बराबर हो जाते हैं तो उस त्रिभुज में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखना कि भैया लंब केंद्र, लंब केंद्र, क्योंकि सर साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारे एंगल भी 60-60 डिग्री हैं और सारी भुजाएं ए बी बी सी सी ये भी आपस में बराबर है। तो इसमें लंब केंद्र कॉमा केंद्रक कॉमा अंतः केंद्र परिकेंद्र सब के सब क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। अंतः केंद्र बोल लो और परिकेंद्र या बाह्य केंद्र, परिकेंद्र लिख दे रहा हूं, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। ये सारे एंगल सेम थे, सारे साइड सेम थे, एक ही बिंदु पर होते हैं।
चलो नेक्स्ट है, सर किसी त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्षों पर स्थित है तो वह त्रिभुज क्या है? सर आप लोगों को बोल दिया लंब केंद्र कहाँ स्थित है, शीर्ष पर स्थित है, तो वह त्रिभुज क्या है? अभी तो बात किए थे ना सर, अगर हमारा लंब केंद्र कहाँ पर स्थित है, 90 डिग्री वाली लाइन पे, तो वो त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अभी कॉमन क्वेश्चन रिपीट कर गया, घुमा दिया बस। सर ट्रायंगल एबीसी आया हुआ प्रश्न है ये, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित है। परिकेंद्र अगर त्रिभुज के बाहर है तो वो कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अंदर आ गया तो न्यून कोण त्रिभुज। और अगर आप लोगों का समकोण पर आ गया तो हाँ, समकोण पर आ गया परिकेंद्र तो समकोण त्रिभुज। ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से, सर ध्यान समझिएगा, शीर्ष से समान दूरी, शीर्ष से समान दूरी पे कौन सा केंद्र रहता है? सर शीर्ष से समान दूरी पर कौन रहेगा? परिकेंद्र। और भुजा से समान दूरी पर कौन आता है? अंतः केंद्र। अगर वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे पूछा जाए तो सर वो सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। और अगर साइड से इक्वी डिस्टेंस पे पूछा जाए तो फिर वह हमारा कौन आ जाता है? सर अंतः केंद्र आ जाता है, इन सेंटर के रूप में लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये नॉर्मल सा छोटा सा हमारा ये पॉइंट था, मुझे लगता है सारी बातें सबको समझ में आई हैं। और ये हमारा सेंटर वाला जो पार्ट है पूरा ट्रायंगल का, वो हो गया अब यहाँ पर खत्म। ठीक, क्लियर है सब लोग को? चलिए, कुछ काश और भी थोड़े बहुत सवाल हैं, उनको भी अब हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन हमने सामने लाया है, क्योंकि यहाँ तक के प्रश्न ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके थे। आई थिंक ये प्रश्न भी डील हुए थे क्या? एक बार बताओ तो, ये वाले प्रश्न डील हुए हैं? ए बी 7 है, बी सी 10 है और ए सी 8 है। यदि रेखा ए डी कोण बी एस सी का कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा करके हमसे प्रश्न बनाया हुआ है। तो जहाँ रेखा BC और D एक ही बिंदु है, सॉरी एक बिंदु है, BC पर D एक बिंदु है, तो DC किसके बराबर होगा? ये आपसे एक सवाल बना के पूछ दिया गया है। चलिए, ये वाले प्रश्न हुए थे नहीं हुए थे एक बार बता दो तो फिर मैं श्योर होकर फिर इस प्रश्न को सॉल्व करवाऊं। ए बी दिया है, BC दिया है और AC दिया है। हुआ है ये? नहीं हुआ है। ओके ओके, चलिए नहीं हुआ है तो बनाते हैं ना जी, नहीं हुआ है तो बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा ट्रेंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दैट इज सी। आपसे कह रखा है इस सवाल में, क्या कह रखा है कि जो ए बी है ये 7 सेंटीमीटर की है, बी सी जो है वो 10 की है, ये टोटल 10 है। और क्या है? ए सी 8 सेंटीमीटर है। जैसा डाटा दिया था हमने वैसा ले लिया। बोल रहा है यदि रेखा ए डी कोण बी ए सी मतलब एंगल ए से निकलेगा का कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का अर्थ ये हो गया, जो रेखा BC पर बिंदु D पे जाके मिल रहा है, सर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल बराबर है। तो जरूरी तो नहीं है कि सर ये मिड बिंदु पे मिल जाए और मिड पॉइंट पे मिलेगा तो ये 5 और ये 5 हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप लोग को क्या बताना है? सर DC की वैल्यू बतानी है, ये बताना है ये x है। अगर सर ये x है तो ये कितना है? फिर 10 - x, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए। बात खत्म। अब हम लोग को ये बात तो समझ में आ गई है कि सर अगर एंगल बाइसेक्टर से निकला है, अगर वो किससे निकला है? एंगल बाइसेक्टर से अगर वो निकला है तो इस केस में आप लोगों का समरूप त्रिभुज का कंडीशन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि सर एक काम करता हूँ, ये छोटे वाला एक ट्रेंगल मेरा ये 1 है, ये मेरा बड़ा ट्रेंगल 2 है, तो मैं आधार बटा कर्ण कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो भैया आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है? 7, बराबर होगा उसका आधार बटा उसका कर्ण, तो उसका आधार क्या है? x बटा उसका कर्ण क्या है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो मेरे भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बोलोगे? 80 - 8x
बराबर क्या है 7x। ये -8x उधर गया, क्या हो जाएगा 15x बराबर कितना आ रहा है 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80/15। 5 के पहाड़े में आता है सर 16×5 = 80, 16×5 = 15, 16/3 आंसर खत्म। हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप बना देना, दोनों ट्रायंगल के बीच में कंपैरिजन करा देना कि भैया इसका आधार बटा इसका कर्ण, इसका आधार बटा इसका कर्ण होगा, और वहां से मैंने लिटरली सॉल्व किया, आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, थोड़ा समरूपता के आधार पे हमने आंसर ला लिया। चलिए एक और सवाल देखिएगा। सर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी का आंतरिक समद्विभाजक है, इनर बाइसेक्टर है, और क्यू आर से एस पर जाकर मिलता है, क्यू एस की वैल्यू 4 है, पी आर की वैल्यू 22.4 है, क्यू आर की वैल्यू 9.6 है। तो फिर पी क्यू की लंबाई आप लोग को बतानी है। ट्रायंगल समझो, ए भाई ट्रायंगल है मेरा पी क्यू आर। ठीक, हमने क्या क्या देना है, हमने ये पी क्यू की वैल्यू लेकर आनी है। सवाल में लास्ट बोला ना पी क्यू की लंबाई कितनी आएगी। यदि P का आंतरिक समद्विभाजक है, PS जो है ना, P से एक पॉइंट निकाला जा रहा है S, जो दोनों को क्या कर रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली बराबर भागों में बांट रहा है। ये एंगल आपस में बराबर है। और आपसे और क्या क्या दिया है सर, QS की वैल्यू दी हुई है, Q से लेकर S, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना दिया है ले लो। आगे और क्या दिया है सर आपको, और दिया है PR, P से लेके R तक है 22.4, और QR दिया है। QR का मतलब सर Q से शुरू करके R तक पहुंचना है, Q से शुरू करके R तक पहुंचना है, ये है 9.6। तो मेरे भाई अगर ये 9.6 और ये 4 है, तो कोई भी बच्चा बोल देगा सर S से लेकर ये जो है ये 5.6 है, इसको देने की जरूरत नहीं है सर, ये तो हमको ऐसे ही पता चल गया, क्योंकि ये टोटल 9.6 था और ये 4 था, तो भैया ये 5.6 होगा, तभी तो दोनों को मिलाओगे तो 9.6 आ जाएगा। अब हम लोग को हर बार की तरह करना क्या है सर, इसका बेस और इसका हाइपोटेनियस पता चल गया है, इसका बेस और इसका हाइपोटेनियस हमको लाना है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, मैं बोल दूंगा सर QS डिवाइडेड बाई PQ बराबर मैं लिख सकता था क्या SR डिवाइडेड बाई इसका हाइपोटेनियस क्या था PR। डाटा रख दीजिए, QS की वैल्यू कितनी थी 4 थी, PQ लाने का है, SR कितना आ गया है 5.6। कैसे आया है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 9.6 था और ये 4 का था, तो बचा हुआ SR का डिस्टेंस कितना हो गया था 5.6 हो गया था। इसलिए डायग्राम बनाओ, सवाल अपने आप बनता है। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा रोल ही है डायग्राम बनाना। PR की वैल्यू 22.4 दी हुई थी, तो मेरे भाई यहाँ से PQ अगर मुझे चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते दीजिए, तो 22.4 इंटू 4, और ये जाके मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5.6 हो जाएगा। तो भाई मेरे अब यहाँ से तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया, 4 में कट गया, तो PQ की वैल्यू 4 गुणा 4 कितना आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। है ऑप्शन में, यस सर, ऑप्शन नंबर डी। आपने जो सॉल्व करके लाया अगर वो ऑप्शन मौजूद है तो सवाल कोई गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ बोल सकते हो थेल्सिन प्रमेय से, पर हम ऐसा रटते नहीं है कि कौन सा प्रमेय क्या है। ट्रायंगल ABC में एंगल A 48 डिग्री है और B और C के समद्विभाजक होंगे वो, अच्छा सॉरी केवल द्विभाजक है, पर मिलते हैं, तो BIC का मान कितना है, ओहो हो ऐसा है। ये देखो नया ट्रिक, नया ट्रायंगल, ये A है, ये B है और ये C है। अब B का एंगल बाइसेक्टर जो निकलेगा, ये B का एंगल बाइसेक्टर निकला और ये C का एंगल बाइसेक्टर निकला, और ये दोनों जिस पॉइंट को मैच किए वो पॉइंट कहलाया पॉइंट I। तो आपसे पूछता है, देखो एंगल A की वैल्यू दी हुई थी कितनी 48 डिग्री, कितनी है सर 48 डिग्री। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ट्रिक हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है भाई, आपको करना क्या है पता है सर, यहाँ पर आपसे B और C का द्विभाजक है, द्विभाजक एंगल B का द्विभाजक मतलब अगर 60 था तो 30 डिग्री से लाइन निकली, ये मान लो ये वो था 50 था तो 25 डिग्री से लाइन निकली। दोनों आपस में जहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अवधा। ठीक है, तो वहां पर जाके मैच किए, आपको बताना ये एंगल क्या आएगा, इस पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये कितना है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए एक बड़ा सुंदर सा, आप हमेशा के लिए इस ट्रिक को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी इस टाइप के प्रश्न रहेंगे
और एग्जाम में बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप लोग बता दीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक तो इनर पार्टिसिपेशन होता है और एक एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर ये अंदर से आ रहा है तो अगर मुझे एंगल बी आई सी मतलब अवधा पे बना हुआ कोण चाहिए तो वो हमेशा याद रखना 90 डिग्री प्लस जो उसका शीर्ष है, शीर्ष के कोण का आधा करके जोड़ देना। बस सिंपल सा ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। ये तब लेना जब क्या हो, वह अंतः स्थिति में हो, त्रिभुज के क्या हो, अंतः हो। अगर यही सेम चीज बाहर कर देता, बाह्य स्थिति में अगर आता, मतलब जैसे त्रिभुज के अंदर लिया अभी इसको बाहर ले लिया रहता, कुछ नहीं करना रहता, 90 डिग्री माइनस जो शीर्ष का कोण है उसका आधा करके माइनस कर देना, बस इतने का खेल था। बाहर अगर आता तो और अंदर अगर आता तो। ठीक, तो भैया यहाँ पर तो साफ साफ बोल रहा है कि द्विभाजक है, द्विभाजक है मतलब अंदर से ही ना काटा होगा भैया, अगर 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री से काटा होगा, तो त्रिभुज के अंदर ये पॉइंट आ रहा है, तो त्रिभुज के अंदर ये पॉइंट आ रहा है, तो भैया मैं आंसर क्या लूंगा, यहाँ से मेरा अगर मुझे यहाँ सॉल्व कर दूं, यहाँ कर देता हूँ, एंगल बी आई सी चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री प्लस करना क्योंकि अंदर आ रहा है सर, 48/2 कर दिया मैंने, मतलब 24 डिग्री जोड़ दिया तो 114 डिग्री नहीं आ गया। अगर ऑप्शन में है तो ले लो भाई, 114 डिग्री साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेम ऐसा ही एक प्रश्न दे रहा हूं, यहां देखिए त्रिभुज में एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है और एंगल एबीसी 72 डिग्री है, तो एंगल ए आई बी और बी आई सी की वैल्यू बतानी है, एंगल ए आई बी और एंगल बी आई सी की वैल्यू आप लोग को बतानी है। ठीक भाई, इस बार बी को ऊपर डाल दो, ये है बी, ये है ए और ये है हमारा सी। ठीक है ना जी, हाँ जी ठीक है। तो अपने को एंगल ए बी सी की वैल्यू दी हुई थी, एंगल ए बी सी मतलब बीच वाले एंगल को पकड़ो, ये 72 डिग्री था। बोल रहे एक ऐसा बिंदु जो सभी भुजाओं से समान दूरी पर है, तो सभी भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु को हम उसका क्या कहते हैं, याद है, अंतः केंद्र कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। भाई सभी भुजा से समान बिंदु उसका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अभी अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, अंतः केंद्र की परिभाषा यही थी। वहीं पर जो हमारा परिकेंद्र था वो सभी शीर्षों से समान दूरी पर था। अब हम लोग को क्या कहता है सर, ए आई बी का बोले तो क्या मतलब पता है, ए आई बी जो है, मान के चलिए सर मैं ऐसा करता हूं, ये तीनों भुजाओं को मैंने ऐसे मिला दिया, ए आई बी दिस एंगल, ठीक, और एंगल बी आई सी दैट एंगल का सम बताना है। तो एक बात, मुझे बात ध्यान से समझो, पहले तो आप एंगल ए आई सी निकाल लो, ये वाला एंगल आप पहले निकाल लो। कौन सा एंगल, ये वाला जो मैंने बनाया है, किस कलर में बनाऊं, इस कलर में बनाता हूं, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, ये एंगल हम पहले निकालते हैं। कैसे आएगा, तो सबको पता है सर, अंतः केंद्र बना है तो 90 डिग्री प्लस शीर्ष वाला एंगल, शीर्ष एंगल इस बार b/2 कर देना, तो हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा सर, 90 प्लस 72/2 मतलब 36 जोड़ दो, कितना आ गया जी, तो 90 प्लस 36 कितना होता है, 126 डिग्री, ये आया ये वाला एंगल। अब एक बात समझो सर, क्या समझाना चाहता हूं कि सर अगर मैं यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, मतलब मैं कह रहा हूं एंगल ए आई सी प्लस एंगल ए आई सी, ये हो गया एंगल, फिर एंगल ए आई बी प्लस एंगल ए बी आई सी, ये एंगल हो गया, ए आई बी ये वाला एंगल हो गया और बी आई सी ये वाला एंगल हो गया। ये तीनों के तीनों एक परफेक्ट सर्कल बना रहे हैं कि नहीं, अगर परफेक्ट सर्कल बना रहे हैं तो एक परफेक्ट सर्कल का एंगल हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। भैया ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एक सर्कल बना दे रहे हैं और सर्कल का एंगल हमेशा कितना बैठता है, 360 डिग्री। आपसे सवाल में क्या निकालने बोल दिया था, आपसे सवाल में यही बोला गया था, एंगल ए आई बी प्लस बी आई सी, तो भैया एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी अगर मुझे करना हो तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी बराबर, तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए आई सी, और एंगल ए आई सी का अंतः कोण, अंतः केंद्र वाला थ्योरम लगा के आप लोग ला चुके हो, दिस इज 360 डिग्री माइनस 126 डिग्री।
सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया मान लो 4, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, और 234 डिग्री ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बनाना सीख गए। हाँ बहुत सुंदर, पर प्रश्न बड़ा अच्छा लगा होगा। चलो, वह ट्रायंगल एबीसी में कोण बी और कोण सी का बाहरी द्विभाजक ओ पर मिलता है। सर साहब बोल दिया, बाहरी द्विभाजक अंतः द्विभाजक नहीं है। मतलब मैं बनाया ये है ए, ये है बी, नहीं अच्छा देखो ना, ये बी है और ये क्या है सी है, और इनका बाहरी द्विभाजक, द्विभाजक का मतलब कि मान के चलो ये 60 डिग्री होगा तो कहीं 30 डिग्री से एक रेखा उठ रही होगी, यहां से भी उठ रही होगी, और ये वाला पॉइंट ओ का नाम दिया गया। बाहरी द्विभाजक का जो एंगल है वो कितना है, तो सर ये एंगल अपने को दे रखा है कितना, सर बी ओ सी, बी ओ सी की वैल्यू है 55 डिग्री। तो आप लोग को क्या बताना है, एंगल ए। मेरे भाई एक बात आप लोग समझते हो, बाहरी है तो ट्रिक हमने तो पढ़ रखा है, सीधा सीधा क्या ट्रिक पढ़ा है, अंतः और बाह्य दोनों केस में हम लोग को पता है। अगर मुझे एंगल बी ओ सी चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, सर बाहर है मतलब माइनस एंगल a/2। अरे अभी तो पढ़े थे अंदर रहता तो प्लस और बाहर है तो माइनस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 55 डिग्री, इक्वल टू कितना हो रहा है 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल a/2। तो मेरे भाई एंगल a/2 को इसको लाओ, उसको उधर भेजो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर a/2 का जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हो रहा है 90 में से 55 चले गया, कितना बचेगा 35 डिग्री, है ना, 55 30 60 30 90। हाँ, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई जी, 35 गुना 70 डिग्री, है किसी ऑप्शन में 70 डिग्री, हो गया कहानी खत्म। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिए, सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक चीज़ों को करते हैं, एक आध और क्लास करके ट्रायंगल वंगल वाला जो पार्ट है, ज्योमेट्री वाला जो है सेक्शन, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसके बाद क्षेत्रमिति की ओर भी बढ़ जाएंगे, और थोड़े जो जनरल टॉपिक वाले हैं जिनकी वीडियोस बने हुए हैं वो भी मैं आप लोग को देते जाता हूं, ताकि आप लोग की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। ठीक है, कोई लोड नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आप किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। रात को 1 बजे भी वीडियो लगा दो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, अलग आनंद से आप अपने सहूलियत से शांति से पढ़ाई करोगे, है ना। चलो मिलता हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।